पता है आप क्या बात कर रहे हो? दिस इज अमेजिंग एंड आई थिंक यू सीन द फ्यूचर। जैसे मैंने बोला, हम एमजी रोड पे जा रहे हैं, शॉप के अंदर गए, सामान केवल उससे लिया, शायद अपनी गाड़ी में सामान रख लिया, किसी और से इंश्योरेंस करा लिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोग पहले अभी मेटावर्स की बात कर रहे थे, तो अब जस्ट इमेजिन कीजिए, मैं घर में बैठा हुआ हूँ, कुछ सामान खरीदने का है, तो एक ये तो होता ही ना कि सामान खरीदने के पहले जरा टच करके देख लें कैसा है। थोड़े ब्रांडेड आइटम में तो हम लोग हो जाता है कि चलिए ठीक है, सही होगा, पर वरना थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो मेरे हिसाब से ये ओएनडीसी और मेटावर्स को कहीं हम कंबाइन करें, तो आप घर में बैठे हुए हैं, आप एक तरह से एमजी रोड घूम रहे हैं घर में बैठे बैठे, आप उसी के साथ ही किसी एक शॉप में चले गए, सामान देख सकते हैं, टच फील करके देख सकते हैं कि आपको जो मिलने वाला है वो ठीक है कि नहीं है, और आप उधर ही ऑर्डर कर दें, और जो कोई भी डिलीवरी पार्टनर आपका प्रेफर्ड है उसके थ्रू वो हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन आएगा, ये मेरे ख्याल से पूरी रिटेल इंडस्ट्री को, कॉमर्स इंडस्ट्री को चेंज करेगा। टेक्नोलॉजी से हमारी उम्र के लोग तो बहुत ही डरते हैं, इसीलिए इस डर को निकालने के लिए मैंने खास करके रक्तिम जी को रिक्वेस्ट किया कि आप आइए हमारे पॉडकास्ट पे और कम से कम हमारा डर तो निकालिए। हेलो एंड वेलकम टू राबा राशि फाउंडेशन। Raktim Singh is a leading voice in technology, fintech, metaverse, blockchain, AI, you name it, and he's an expert. He's an author, TEDx speaker, a doting father, and a superhuman being. Raktim जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राशि जी। मुझे बार बार आपके YouTube पे जाने के बड़ा मज़ा आता है। It is so amazing kind of subscribers you have. So to start with, वो गोंडा से बैंगलोर तक की जर्नी, और अब एक YouTube इन्फ्लुएंसर and also a tech, you know, I would say a geek, you know. So let's hear. So first of all, thank you for inviting me here. It's a pleasure and honor to be here. तो हाँ, जर्नी तो गोंडा से ही शुरू हुई, पढ़ाई लिखाई वहीं पे की, 12th तक मैंने वहीं पढ़ाई की थी। और गोंडा में भी मैं काफ़ी क्यूरियस रहता था कि समझना मुझे होता था, जो मेरे बड़े भाई होते थे, कजिन होते थे, वो ट्रक का इंजन कैसे चलता है वो मुझे नहीं समझ में आता था। फिर वो रेडियो उस वक्त ऑफ कोर्स हम लोग सुनते थे, तो रेडियो में कैसे आवाज़ आती थी, तो मुझे पहले लगता था हमारे घर में वो रेडियो में इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर होता था, मुझे होता था आवाज़ उससे आती है। फिर मेरे भाई ने बताया नहीं उसके बिना भी होगा, तो आई वाज लाइक अरे ये कैसे आ गया। एंड ऑफ कोर्स कई लोग को हुआ होगा, जो मेरे साथ भी था, कि टीवी को फोड़ के देखते हैं, स्क्रीन फोड़ के उसके पीछे कैसे आ रहा है, तो वो सब था। तो और उसी में ही फिर हुआ कि हाँ सीखते हैं फिर। और मुझे 2 नोबेल प्राइज जीतने थे, मतलब मेरी एम्बिशंस ऐसी थी कि मुझे एक तो सभी लोग जीत लेते हैं, तो मैं 2 नोबेल प्राइज लूंगा। तो ऐसा कुछ था। पर हाँ, फिर पढ़ाई लिखाई करते गए, और फिर मैंने IIT BHU से किया, और उसके बाद यहाँ पर बेंगलोर में अब IT कंपनी में काम कर रहा हूँ 95 से। और जैसे मैंने बोला, वो एक क्यूरियोसिटी रहती थी, तो मैं हर चीज कॉलेज के टाइम पे भी लाइब्रेरी में जाकर वो पढ़ने की कोशिश करता था। टेक्नोलॉजी या पॉलिटिकल या बिजनेस कुछ भी हो, वो क्यों होता है, क्या कर रहे हैं, तो वो मुझे हमेशा एक कीड़ा रहता था। अभी भी मैं काफी बुक्स पढ़ता हूँ, महीने में 2-3 बुक पढ़ लेता हूँ, डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी, बिजनेस। तो शायद वही सब चीजें इन्फ्लुएंस की हैं। और फिर एक ये भी रहा कि मैं जहाँ से आया हूँ, और जैसे आपने बोला कि हाँ टेक्नोलॉजी से सबको एक होता है कि क्या चीज है ये, कुछ रॉकेट साइंस है। तो मेरा एम यही रहता है कि क्या मैं हर किसी को समझा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री में तो हाँ लोग समझ जाएंगे और वो बड़े बड़े जार्गन्स देंगे, एक्रोनिम देंगे, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या आप एक जो कॉमन मैन है, जो आपको रास्ते में मिल रहा है, आप उसे बता सकते हैं उसे क्या फायदा हो रहा है। तो जो YouTube वीडियो बनाने का भी एम वही था कि सिंपल समझा पाए, क्योंकि और इसी कारण मैंने इंग्लिश में वो वीडियो बनाए, कि क्योंकि इंग्लिश में मैंने देखा बहुत लोग बना रहे हैं, पर उससे हर कोई नहीं रिलेट कर पा रहा है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो लोग चुप रह जाते हैं, नहीं पूछते। तो मेरा मेन आइडिया यही था कि वही समझाऊं और करूं। तो व्हाई फिनटेक इज इम्पोर्टेंट, पहले तो आप ये बताइए फिनटेक होता क्या है। ओके, तो हम ऐसा समझते हैं कि किसी भी कंट्री में कहीं किसी कंट्री को प्रोग्रेस करनी है,
तो वहां पे फैक्ट्रीज लगनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट तो अपनी ओर से ट्राई करेगी कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, पर प्राइवेट सेक्टर को भी आने का होगा, उसे फैक्ट्री लगानी होगी, सामान प्रोड्यूस करे। अब हर किसी के पास पैसा तो होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि फैमिली इनकम है, तो आपको लोन चाहिए होगा, तो आप बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए। बैंक क्या करता है, बैंक के पास लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसमें वो अपना फी लेकर और उसकी जो कॉस्ट लगाकर वो लोन देता है। तो अब कहीं हम इस हिसाब से सोचें कि कहीं वो लोन बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे मिले, तो फिर क्या होगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे क्योंकि उनके लिए वो इजी मनी है। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज, और फिनटेक में मैं आता हूं, कि कहीं जो बैंक, क्योंकि बैंक की भी कॉस्ट होती है, उनकी एम्प्लॉय की कॉस्ट है, पैसा रख रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए भी है, नोट प्रिंटिंग की कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, कहीं सपोज कीजिए वो कॉस्ट हम जीरो कर दें, तो क्या होगा, तो बस डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है और उसके ऊपर जो बैंक का जो थोड़ा सा कमीशन हो के उतना करके लोन दिया सकता है, तो उससे पूरी इकोनॉमी चलने लगेगी। क्योंकि लोन जितना हायर होगा लोग उतना कतराएंगे। और केवल बिजनेसमैन के लिए नहीं, कई बार आपको घर खरीदना है, कार खरीदनी है, तो आप मन तो होता है, पर होता है कि अरे इतना महंगा लोन, इतना पैसा तो नहीं है। अभी यही सोचिए कि भाई आपका लोन रेट बहुत ही कम हो जाए, तो बहुत ही सभी लोग चीजें खरीदेंगे और उससे पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो फिनटेक जो है वो ये काम कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी ला रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में। तो बैंक ऑफ कोर्स अपना काम कर रहे हैं, बट बहुत सारी और भी चीजें होती हैं कि आप कोई कस्टमर को लोन दे रहे हैं तो आपको उसको KYC AML करना पड़ेगा कि कस्टमर पैसा दे पाएगा कि नहीं। और जो कस्टमर हैं, हम और आप लोग तो चलिए हम लोग बैंक में चले जाते हैं, फॉर्मल इकोनॉमी में बोलूंगा, पर बहुत लोग क्या होता है जिनकी एक शॉप है, वेजिटेबल शॉप है भाई, उसे तो ये है कि सवेरे अपनी शॉप खोली, सामान बेचा और शाम को चले गए, जो पैसा मिला उसी में हो गया। पर अब वो एक दिन बैंक जाएगा कहीं, तो भाई उसकी तो दुकान बंद रहेगी, उसका तो खर्चा मतलब कैसे चलेगा ना। उसकी जगह कुछ कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी से हम कर पाए कि उसे जो दुकान पे जितना उसने सामान बेचा उससे हमें पता लग जाएगा उसका दुकान का कितना आय होती है, कितनी इनकम होती है, और फिर उसी में ही लोन दे दिया जाए और लोन की किस्तें भी उसी से ही काट ली जाए, तो उसका भी दुकान भी चलती रहेगी, लोन भी उसे मिल गया, अपना बिजनेस भी बढ़ाएगा। तो यहीं पे मैं सोचता हूँ कि फिनटेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हर किसी के लिए। तो बैंक्स और क्या कर सकते हैं, क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं टू ऐड वैल्यू टू द सेम कॉन्सेप्ट यू सेड? तो अभी इसको और बढ़ाने के लिए हमें ये सोचना है कि हम कहीं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें, 8 बिलियन है, हमारी कंट्री की भी 1.4 बिलियन है, पर क्या हर कोई मनी को यूज कर पा रहा है? तो मतलब ऑफ कोर्स इफ वी लीव आउट द मेट्रो सिटीज एंड द टॉप टियर सिटीज, किसी भी फैमिली के लिए बस 2-3 चीजें मेन होती हैं कि आपको अपनी बेसिक जो खर्चे चाहिए, खाना पीना जो बोलते हैं, वो करना होता है। उसके बाद आप थोड़ा पैसा कुछ रोक के करना चाहेंगे कि कोई हेल्थ इमरजेंसी कहीं आ जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा आप रखें। कुछ आप आपकी बेटी की एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए वो पैसा रखना चाहेंगे, और फिर आपकी कुछ हॉबीज होंगी जो कि हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हैं या कुछ गैजेट खरीदना चाहते हैं, तो आप वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और सब लोग बड़ा अमाउंट नहीं कर सकते, छोटा सा अमाउंट उन्हें होता है कि क्या मैं डेली 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ किसी एक चीज में जिसमें मेरा पैसा बढ़े। तो ये जो ओवरऑल प्लानिंग है वो अभी भी बहुत ही कम लोग करते हैं। मतलब बस जो मैं बोलूंगा वो तकिए के नीचे ही पैसा रख लिया जाता है या कुछ और चीजें खरीद लेते हैं, सोचते हैं कि पैसा बढ़ जाएगा। पर ये और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जिन्हें पैसा चाहिए, जो आपका पैसा बढ़ा सकते हैं, पर उनके पास उतने सारे पेपर नहीं है आपको बताने के लिए कि हाँ मेरे दुकान का इतना होता है। तो बैंक्स जो हैं और फिनटेक जो है, इन दो को मिला पाए, मतलब जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, छोटा अमाउंट 50-100 रुपए डेली का, और दूसरा एक सब्जी वाला, फूल वाला, उसे चाहिए 100-500 रुपए, वो मिलाकर वो अपना बिजनेस बढ़ा पाएगा और ये दोनों के लिए बढ़ पाया जाएगा। पर ये मैनुअली हम करेंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत इसमें खर्चा आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है करना। टेक्नोलॉजी से ये काम हो सकता है। बैंक्स और फिनटेक को मेरे हिसाब से उसमें काफी करना चाहिए। सो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है। शुरू शुरू में लोग इस वर्ड से डरते थे। आप सिंपल लैंग्वेज में बताओ, डेली लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, एंड व्हाट इज़ द गुड एंड बैड ऑफ इट? तो जैसे आपने सही बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी काफ़ी पॉपुलर हो गया है, दैट इज़ व्हाट आई विल से। पर एक चीज़ हमें याद रखनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम 1960 में शुरू हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं करीब 70 साल हो गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और इवन जनरेटिव एआई जो कि अभी नया बज़वर्ड है, हम बोल सकते हैं कि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो 2005 में शुरू हुआ था। जो बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर और उसका पेपर वो 2017 में आया था। तो अभी हम फिर से कुछ 7 साल हो गए हैं। तो सिंपल चीज़ें हैं, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन होती है, हिंदी से इंग्लिश कुछ करना है, तो वो कैसे होता है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। वो तो अभी मैं पहले बात करता हूँ जो नॉर्मल एआई थी, फिर मैं जनरेटिव एआई पे भी आता हूँ। तो एक तरह से हम ये सोच सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी अपनी वोकैबुलरी बना ली और उसके हिसाब से कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल मैं देता हूँ। क्रिकेट तो हम सब लोग देखते हैं। तो एक डकवर्थ लुइस रूल होता है, वो भी एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि उसमें भी वो चेक कर रहे हैं कि कितनी बॉल खेली गई, कितने विकेट गए, और पहली वाली टीम ने इतने रन बनाए तो आपके लिए ये स्कोर हुआ, वो वही है। दूसरा, स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि स्टॉक कहीं ऊपर ऐसा गया तो उसके ऊपर, वो भी एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो चेक कर रहे हैं कि लोग जब खरीदते हैं तो और लोग खरीदते हैं और फिर और लोग खरीदते हैं। एक और वैसे एग्जाम्पल है, थोड़ा हमारे आप पे अप्लाई ना हो तो अच्छा है। आपने सुना होगा, मूवीज में तो देखा ही होगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। जिसमें वो चेक करते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर पूछना शुरू करेंगे और कुछ मशीन रहेगी, और फिर उससे वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उस वक्त सडनली आपकी हार्ट बीट अप और डाउन। तो क्या किया हुआ उन्होंने, वो डेटा कलेक्ट किया है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब आपसे आपका नाम पूछा, कहाँ पैदा हुए थे, तो आप नॉर्मली जवाब देंगे, तो आपकी हार्ट बीट चेक कर रहे हैं, पल्स रेट चेक कर रहे हैं, वो नॉर्मल रहेगी। कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा तो भले ही आप फेस पे प्रिटेंड कर रहे हैं कि नॉर्मल है, पर थोड़ा सा तो दिल में झटका आता है। और वही चीज वो पकड़ के बोलते हैं कि शायद यहाँ पर है, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी वही है। क्योंकि तो ये चीजें जैसे थी पहले से ही थी, और मैंने बोला लाइट डिटेक्टर टेस्ट हमें आपको ना लेना पड़े तो अच्छा है। पर मेरे ख्याल से अभी सबको समझ में आ गया कि ये वही चीज है कि फाइनली एक तो टेक्नोलॉजी को मैं बोला करता हूँ कि टेक्नोलॉजी में स्पेशली ये जितनी भी टेक्नोलॉजी, इसमें हमारा व्हाट पार्ट हैज रिमेन सेम। जो हम कर रहे थे वही कर रहे हैं, बस ये है कि मशीन ने, एआई ने और बाकी टेक्नोलॉजी ने वो करना इजी कर दिया है। तो जैसे हमारे यहाँ बोलते थे बड़े बुजुर्ग, वो जैसे बोला जाता है कि वो चेहरा देख के पहचान लेते थे कि कैसा है इंसान, क्या, क्योंकि उन्हें वो एक्सपीरियंस था और उन्हें हो जाता था कि अच्छा उसने ऐसा बोला, ये बात की, तो उन्हें होता था। इसी कारण हम एक्सपीरियंस को बहुत वैल्यू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है कि अभी सभी लोग का एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स वो पूरा गैदर कर लिया गया और उसके बेसिस पर प्रेडिक्ट कर दे रहे हैं कि ऐसा कहीं आपने ये खाना खाया, यहाँ रहे, ऐसे रहते हैं, ऐसा करते हैं, तो शायद आप ये करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मेनली वो यही है कि ये डेटा और एक्सपीरियंस मेन वही है, उसका फ्यूल जो है वो डेटा ही रहना चाहिए। और डेटा कहीं ठीक नहीं है पर आपके पास बहुत अच्छा लॉजिक है तो काम नहीं करेगा। और उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। इंडिया में अभी एग्जिट पोल आप सबने देखे होंगे। सभी एग्जिट पोल गड़बड़ थे ऑलमोस्ट। मेरे हिसाब से तो उन्होंने एआई और सब कुछ लगाया था, पर कहीं अंडरलाइंग डेटा ठीक से नहीं लिया, उसको ठीक से वेटेज नहीं दिया। और मैंने कुछ 2 लोग के सुने थे जिनके प्रेडिक्शन काफी नियर थे। उन्होंने मैं बोलूँगा वो वही चीज़ है, वो कुछ ये सेफोलॉजिस्ट जो होते हैं और वो काफ़ी इस फील्ड में काफ़ी समय से रहे हैं। वो उन्होंने पूरे देश भर का शायद दौरा किया था और उन्होंने जितना बोला था रिजल्ट उसी हिसाब से रहे। पर आपने देखा होगा टीवी पे जितने सारे वो थे उनके सबके रिजल्ट गड़बड़ थे।
क्यों सबने एआई यूज किया होगा या टेक्नोलॉजी यूज की होगी, पर जो डेटा अंदर का है वो ठीक से नहीं लिया तो नहीं काम हुआ। तो ये वही चीज है। तो ये तो नॉर्मल एआई हुआ। तो इसका फिर दूसरा भी और होते हैं, बहुत सारे और एंगल एआई के होते हैं जो हम आगे अभी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी बात करी है पोल्स की, ये हमारा एक खुद का सेल्फ अजम्पशन है, जो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। हम ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं किसी के लिए। एंड इसी से आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछूंगी, एक तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया, what is generative AI? Is it is the future of AI or what is it? तो जनरेटिव एआई इज पार्ट ऑफ द एआई। इट्स लाइक एक हम बोलते हैं नॉर्मल प्रेडिक्टिव एआई और दूसरा जनरेटिव एआई जो कि जनरेट करता है कुछ। तो कुछ भी डेटा जनरेट करने का हो तो अगेन सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम कभी भी पहले भी देखते थे जब हम वर्ड में कुछ लिखते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो वो ऑटो सजेस्ट करता था। आपने कुछ लिखना शुरू किया तो अपने आप वो कुछ सजेस्ट करता जा रहा है। तो वो कैसे सजेस्ट करता था? क्योंकि उसे शायद आपकी राइटिंग हैबिट से थोड़ा सा मालूम पड़ गया है। तो आपने कहीं लिखा है द स्काई इज, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली ब्लू कर देगा, या द स्काई इज क्लियर, वो अपने आप। तो एक तरह से वो पहले एक वर्ड जनरेट कर रहा था। अभी उसी चीज पे फिर और भी काम हुआ, और जो मैंने बोला 2017 में एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आया था। क्योंकि अभी हमें यह समझना है कि जनरेटिव एआई में जब चीजें जनरेट होती हैं तो उसे समझना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसे कि डिफरेंट पंक्चुएशन लगाकर इंग्लिश सेंटेंस में मीनिंग अलग ही हो जाती है। तो उसे भी यही समझना है। और ये पहले काफी प्रॉब्लम होती थी कि आप चैट बॉट के साथ कहीं कुछ चैट कर रहे हैं तो आफ्टर 3-4 सेंटेंसेस वो उसे कॉन्टेक्स्ट याद नहीं रहती थी। तो या तो आप पूरा सेंटेंस उसे बताएं। अब ये है कि जनरेटिव एआई में ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में वो एक अटेंशन स्पैन करके बोला गया है उसे। तो उसके पास ये हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, उसे मालूम रहता है हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और जो जीपीटी मॉडल बोला जाता है विच इज जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर, मतलब जनरेट इट्स प्री ट्रेन्ड। तो मतलब उसे पहले से ही खूब सारे डेटा पे ट्रेन किया गया है। और जब मैं बोल रहा हूं खूब सारा तो मतलब ट्रिलियंस ऑफ द डेटा उतना ट्रेन किया गया और उसके बाद वो जनरेट करता है। नाउ आई थिंक द फनी थिंग इज हम सभी पहले ये सोचा करते थे कि एआई के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये पोएट्री लिखना, स्टोरी करना, ये एआई नहीं कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से जनरेटिव एआई जब आया तो उसने वो क्रिएटिव वाला काम वो करना शुरू कर दिया। और जैसा भी वो, तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे जो जनरेटिव एआई है वो कोई सर्च नहीं कर रहा है इंटरनेट पे। वो एक समझ सकते हैं एक प्रोग्राम कुछ लिखा हुआ है जो कि ट्रेंड है, और आपने जब उसे कुछ बोला तो वो अगला कुछ और प्रेडिक्ट करता जाता है। और जो एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पर वो कि जैसे हो सकता हो जब उस मशीन को ट्रेन किया गया तो बताया गया कि द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज वाइट, द स्काई इज क्लियर। तो उसके हम समझ सकते हैं कि जनरेटिव एआई में एक डिटर्मिनिस्टिक वे होता है कि मतलब आपने एक्यूरेटली आप चाह रहे हैं उसे बोलना। तो आपने बोला द स्काई इज, तो उसने बोला ब्लू। फिर आप उसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा क्रिएटिव आंसर चाहिए, तो वो बोलेगा ठीक है द स्काई इज रेड। फिर आपने बोला नहीं मुझे और भी अब क्रिएटिव आंसर चाहिए, तो हो सकता है वो बोले स्काई इज ग्रीन, जबकि ऐसा कभी ट्रेन नहीं किया गया था। तब मेन चीज है कि ये क्रिएटिविटी के लिए जनरेटिव एआई जो है वो क्रिएटिविटी के लिए काफी अच्छा है। तो नई नई स्टोरीज लाना, नए प्लॉट्स लाना, या कुछ एक नया डॉक्यूमेंट बनाना, या डॉक्यूमेंट को समराइज करना, उन सब के लिए बहुत फायदा करेगा। तो दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ जनरेटिव एआई। ऑटो करेक्ट की तो आप बात ही मत करिए। मेरी इतनी ज़्यादा रिटन वर्क है व्हाट्सएप पे और हमेशा मेरे साथ ही ऑटो आई थिंक करेक्ट सबसे ज़्यादा वर्क करता है। लिखती कुछ पहुँचता कुछ दो हो जाता है और इतनी जल्दी में होती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता। ओके रक्तिम जी, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यू एंड द बिगेस्ट थिंग दैट इज द मेटावर्स। क्या होता है मेटावर्स, आप सबको बताओ। तो अगेन ये मेटावर्स जो है वो बेस्ड है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स रियलिटी।
तो क्विकली ऑगमेंटेड रियलिटी ये हुई कि आपने किसी एक बिल्डिंग के ऊपर अपना कैमरा कुछ दिखाया और उस बिल्डिंग के बारे में वो इन्फॉर्मेशन पता लग गई। वर्चुअल रियलिटी हमने कई कुछ अम्यूजमेंट पार्क में देखा होगा, जहाँ पर आपने कुछ ग्लासेस पहने होंगे या कुछ और हेड पे कुछ और पहना होगा और उसके बाद आपको लगता है कि आप किसी और कंट्री में पहुंच गए, ऐसा विजुअली आपको महसूस होता है। और उस टाइप के अम्यूजमेंट पार्क अभी कई जगह पर आ गए हैं, हमारे इंडिया में भी हैं, जिसमें आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं और आपको लगेगा आप हिल पे जा रहे हैं तो कुर्सी हिलने लगेगी या वाटर आ जाएगा। तो ये इमर्सिवनेस जो है विच इज़ व्हाट इज़ द मेटावर्सेस। तो पहले केवल दो ही चीज़ होती थी, AR एंड VR, फिर एक हुआ मिक्स रियलिटी। उसका मतलब ये हुआ कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ये सोफ़ा ये है, मैं यहाँ पे जैकेट पहने हुआ हूँ और सपोज ऐसे मैंने किया और इसमें कुछ ऐसा जनरेट हो गया कि बीच में बॉल आ गई है। तो एक रियलिटी भी है, मतलब ये सोफ़ा रियल है, पर हाथ में जब वो उसने बनाया तो एक बॉल अपने आप मेरे हाथ में आ गई है, विच इज़ द मिक्स रियलिटी। बनाया मतलब? तो जब जो उसका जो प्लेटफॉर्म है, जो Okay. जो SDK जो उसका बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाँ. किट के साथ वो करेंगे, तो उसमें आपको लगेगा कि भले ही मैंने हाथ से ऐसे किया है तो जो सोफा ये चीज़ तो रियल है, पर जो ये बॉल है ये वर्चुअली आ गई है। हाँ. तो इसी चीज़ को और इन्हांस करते जाते हैं और इसमें ऑल 5 सेंसेस गेट यूज। तो इसका मतलब हम नॉर्मल तो भाई जैसे देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। इसमें और एक ये भी है हैप्टिक, मतलब आपको वाइब्रेशन फील होते हैं। तो किसी ने आपको धक्का दिया सपोज मेटावर्स में, आपने बस ऐसे किया तो आपको लगेगा धक्का। और थोड़ा सा आप ये समझिए जैसे आपके पास फ़ोन होता है, आप उसे वाइब्रेशन मोड में रखते हैं, तो कोई दूर से आपको रिंग करे तो फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। तो आप वो समझिए कि एक तरह से आपको कुछ सेंसेस हो रहे हैं। इसी चीज़ को एम्पलीफाई कर दें हम कि कुछ आप, तो इसका मतलब आप कुछ वेरिएबल, आप मेटावर्स में कुछ वेरिएबल्स रहेंगे और रिमोटली कोई आपको एक तरह से रिंग जैसे फोन में करता है उसी टाइप से कुछ करेगा, तो आपको महसूस होगा कि हाँ कुछ टच वाली फीलिंग आई। उसके साथ ही जो और भी चीज़ें की गई वो ये था कि हम स्मेल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि कुछ वेरिएबल्स रहेंगे और उनमें कुछ लिक्विड रहेंगे और कुछ स्मार्ट चिप भी रहेगी। तो आप किसी होटल के पास घूम रहे हैं मेटावर्स में, तो उस टाइप की स्मेल जनरेट कर देगा। तो आपको लगेगा कि अच्छा ये खाने का स्वाद ऐसा है, हो सकता है स्मेल ऐसी हो सकती है। और जैसे हमने देखा होगा कई बार हम वीडियो कॉल जब पे रहते हैं, हमने कॉन्फ्रेंस रही है हमारा जब अभी कोविड के टाइम पे, तो बहुत लोग कॉल पे रहते थे। तो उसमें क्या होता था, सभी लोग कॉल पे जब बात करते थे तो एक साथ ही बात करना शुरू हो जाते थे, तो बहुत ही लगता था सभी लोग बोल रहे हैं, तो होता था भाई एक एक करके बोलो। रियलिटी में क्या होता है कि कहीं हम एक दूसरे से थोड़ी दूर पर हैं तो वो हमें समझ में आता है, जो डिस्टेंस का होता है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई और दूर पे बैठा है तो हमारी बात नहीं सुन पाएगा। ये रियलिटी में है। हाँ. अभी तक क्या होता था, कॉल्स में आप सभी ने, कहीं 100 लोगों ने कॉल पे बात करना शुरू कर दिया, भले ही वो 100 डिफरेंट सिटीज में बैठे हुए हैं, पर वो आपको एकदम बिल्कुल लगता था कैकोफोनी ऑफ वॉइस, सभी लोग बड़बड़ा रहे हैं। पर मेटावर्स में ऐसा नहीं होगा। अच्छा. उसमें कहीं आप एक जैसे एक बिल्डिंग में गए और कोई उसी बिल्डिंग में है पर दूसरे कॉर्नर पे है, तो भले ही वो बोल रहा हो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे अपने जो मेटावर्स अवतार से। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको एक इमर्सिव फीलिंग दे देती हैं। और इसी कारण हमने देखे थे कुछ और, जैसे सिंगर्स ने गाना गाया, तो क्या होता है वो सिंगर्स आप सिंगर के पास जाएंगे तो ज्यादा म्यूजिक तेज होगी, पीछे जाएंगे तो कम हो जाएगी। तो इस टाइप की फीलिंग, और इन सब के पीछे मतलब बहुत सारी और चीजें हैं, वॉल्यूमेट्रिक वीडियो करके होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है, वो सब करके मेटावर्स बनाई जाती है। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट्स तो बहुत पहले से ही शायद यूज हो रहे हैं, बट उनके टर्म्स थोड़े से डिफरेंट और डिफिकल्ट हैं, तो इसलिए लोगों को घबराहट होती है। आई थिंक एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, बट when an expert will explain it to you, it will be totally a different thing. मुझे शायद जितना समझ आ रहा है उतना ही मुझे डर लगता है टेक्नोलॉजी से, and I think Raktim ji has made it very easy for us. Okay, now what is ONDC? Okay, तो अभी हमने ये ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स है, ये इंडिया की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और
अभी तक हम कुछ प्लेटफॉर्म पे जाके सामान कुछ खरीदते हैं, तो वो उस प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं जैसा बेचना चाहें, और वो सेलर्स जो हैं, कौन सेलर आ सकता उस प्लेटफॉर्म पे, नहीं आ सकता, और उन सेलर्स को थोड़ी फ़ी भी देनी पड़ती है। प्लस एक ये भी होता है कि वो जो सेलर्स हैं उनका सामान शायद आपको पहले ना दिखे, किसी और का सामान दिखे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं बोलूँगा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। नॉर्मल लाइफ में ये हम फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, और हम लोग जैसे यहाँ पर बेंगलोर में MG रोड है, घूमते हैं, कोई शॉप देखी उसके अंदर चले गए, सामान कुछ खरीद लिया, और फिर सामान उसे अपने घर तक पहुँचाने के लिए हो सकता है हम अपनी कार में ले जाएं, किसी और के साथ कर दें। तो अभी क्या होता है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप जब सामान खरीदते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उस प्लेटफॉर्म ने ही डिसाइड कर दी हैं कि ये वाला सामान आप खरीदेंगे, आपको जो आपके घर तक ले जाएगा वो यही पार्टनर होगा, भले ही आपको अच्छा लगे ना लगे। वो 24 घंटा लगाता है तो आपको मानना पड़ेगा, अच्छा ठीक है भाई 24 घंटा लेंगे। हो सकता हो कोई आप बड़ा आइटम ले रहे हो, उसके साथ कुछ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हो, कोई टीवी लेना चाह रहे हैं, तो कहीं उसका कोई टाई अप है, आपको उसी के साथ करना पड़ेगा। अभी ONDC ने क्या किया है, इन सब चीज़ों को अनबंडल कर दिया है। तो इसका मतलब जैसे मैंने बोला, हम MG रोड पे जा रहे हैं, शॉप के अंदर गए, सामान केवल उससे लिया, शायद अपनी गाड़ी में सामान रख लिया, किसी और से इंश्योरेंस करा लिया, किसी और से कुछ और कर लिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोग पहले अभी मेटावर्स की बात कर रहे थे, तो अब जस्ट इमेजिन कीजिए मैं घर में बैठा हुआ हूँ, कुछ सामान खरीदने का है, तो एक ये तो होता ही ना कि सामान खरीदने के पहले जरा टच करके देख लें कैसा है। हाँ। थोड़े ब्रांडेड आइटम में तो हम लोग हो जाता है कि चलिए ठीक है, सही होगा, पर वरना थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो मेरे हिसाब से ये ONDC और मेटावर्स को कहीं हम कंबाइन करें, तो आप घर में बैठे हुए हैं, आप एक तरह से MG रोड घूम रहे हैं, घर में बैठे बैठे आप उसी के साथ ही किसी एक शॉप में चले गए, सामान देख सकते हैं, टच फील करके देख सकते हैं कि आपको जो मिलने वाला है वो ठीक है कि नहीं है, और आप उधर ही ऑर्डर कर दें, और जो कोई भी डिलीवरी पार्टनर आपका प्रेफर्ड है उसके थ्रू वो हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन आएगा, ये मेरे ख्याल से पूरी रिटेल इंडस्ट्री को, कॉमर्स इंडस्ट्री को चेंज करेगा। कब आएगा ये? तो आप पता आप क्या बात कर रहे हो, दिस इज अमेजिंग एंड आई थिंक यू सीन द फ्यूचर। कब आने वाला है ये? तो शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। अभी यही है कि एडॉप्शन हो रहा है धीमे धीमे, और पर जैसे आपने बोला, हाँ ये बहुत ही अच्छी चीज होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठे बैठे मैं अपने शहर गोंडा जा सकता हूँ वहाँ पे जो अच्छी मेरी जो कुछ भी वहाँ के आप बोले हैंडीक्राफ्ट की चीजें हो गई, मैं टच करके देख सकता हूँ कि भाई ये वाला नहीं, ये वाला पीस नहीं, दूसरा वाला पीस चाहिए, उसे बोलूंगा और वो करके और फिर वो भेज देगा। और मतलब जैसे मैंने बोला, मैं तो गोंडा जाना चाहूंगा, कुछ लोग शायद न्यूयॉर्क जाना चाहेंगे या मिलान जाना चाहेंगे, ठीक है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा और जो बहुत सारी और चीजें होती हैं, जैसे कि ONDC को हम एक तरह से, ये तो इम्पोर्टेंट चीज है ही है, पर जैसे मेटावर्स की और चीजें हैं, मेरा तो एक बड़ा मन होता है कि ज्वालामुखी के पास जाके कैसा लगता होगा, कोई नहीं जा पाएगा। हाँ, ट्रू। पर वो सिनेरियो मेटावर्स में तो बना सकते हैं। हाँ। कि जितना आप जाना चाहें करें और उसके पास, या समुद्र के नीचे एकदम बॉटम ऑफ द सी कैसा लगता होगा। भाई मेरी जाने का मन है पर हिम्मत नहीं होती। अब ये सोचिए कि कभी कोई अम्यूजमेंट पार्क वाला है या रिजॉर्ट वाला है, उसने स्विमिंग पूल बनाया है, आप उसके अंदर गॉगल्स पहन के जाइए तो आपको वैसी फीलिंग भी रहेगी कि आप वाटर में हैं, और गॉगल्स के साथ आपको लगेगा कि हाँ बॉटम ऑफ द सी का जैसे वहाँ की चीज़ें होती हैं वो आपको दिखेंगी। तो इस तरह से बहुत सारी और चीज़ें की जा सकती हैं। सिमिलरली एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई बार अपने स्कूल्स में बोलते हैं कि उन्हें फील्ड ट्रिप पे ले जाएं, म्यूजियम पे ले जाएं, पर कॉस्टली होता है। एंड भाई जैसे आप इंडिया में हैं, कुछ म्यूजियम यूरोप में हैं, आप नहीं जा सकते, सबको नहीं ले सकते, पर मेटावर्स के थ्रू वो चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं। और एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें जो है ऑपरेशंस की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके लिए ह्यूमन बॉडी चाहिए। तो मैं वही सोचा करता हूं, और सर्जरी आप जैसे सोचिए, वो ब्रेन सर्जरी होती है, हार्ट सर्जरी, इतनी टाइप की सर्जरी,
तो शायद वो लोग वेट करते होंगे अच्छा कोई एक पेशेंट आए जिसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो तो फिर वो जरा सा सीख पाए, बट एक्चुअली दैट्स नॉट वेरी गुड। मतलब हम तो यही चाहेंगे कि सभी लोग हेल्दी रहें True. बट एक्सपर्टीज भी हो। तो मेटावर्स में आप उस टाइप की बॉडी बना सकते हैं जिसमें आपको रियली में लगेगा कि आप हार्ट सर्जरी कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली ए रियल ह्यूमन बीइंग। और जैसे मैंने बोला सर्जरी कई टाइप की होती हैं, तो मैं तो कई बार वही सोचा करता था कि इन लोग को एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे, क्योंकि वो पेशेंट जरूरी नहीं है कि आए भाई आप वेट कर रहे हैं वही हार्ट सर्जरी वाला नहीं आएगा, हो सकता हो। पर अब ये है कि इसके थ्रू हर जगह पर जो एक्सपर्टीज है दिलाई जा सकती हैं। सिमिलरली पुलिस में या मिलिट्री में मॉब को कंट्रोल करना का है या हिली एरिया में जाने का, तो कैसे होगा फायर फाइटर्स के लिए कि बिल्डिंग में आग लग गई तो क्या करने का है, आप सही में बिल्डिंग जला के वो कीजिएगा या उसकी जगह उस टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट कर लीजिए और सिखा लीजिए। तो ये मेटावर्स का हुआ, और इसको हम ओएनडीसी और इसी टाइप के और भी कॉन्सेप्ट के साथ जब हम कंबाइन कर दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करूंगा, हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन का कुछ 15% पीपल आर डीलिंग विथ सम डिजीज, यू नो, इट कैन बी रिलेटेड टू मोबिलिटी, मे बी दे आर नॉट एबल टू ट्रेवल या कुछ और भी चैलेंजेस हैं, बट दे ऑल्सो वांट टू एंजॉय लाइफ। क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये मेटावर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो हाँ शायद कोई ऐसे आराम से घूम नहीं पाए पर वो एक्सपीरियंस उसे मिल सकता है। तो when I'm talking of 8 billion people, तो around 1 billion people are dealing with one or other type of issues, that is उन सब के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर सकती है। अभी शायद नहीं हुआ है, आप कहीं भी देख लीजिए, मतलब आपको नहीं दिखेंगे शहर में लोग, या तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग बस घर में बंद होके रह जाते हैं। नॉर्मल एक चाहे स्टिग्मा बोल लीजिए, लोग घूर के देखेंगे उन्हें, कुछ कुछ होगा, तो उनके लिए क्या वो एक्सपीरियंस क्रिएट किया सकते हैं। तो यहाँ पे मेटावर्स से वो एक्सपीरियंस क्रिएट किया सकते हैं, वो ओएनडीसी और मेटावर्स को मिला के अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। तो दिस इज द पॉसिबिलिटीज आई सी। If you had to choose one to rely on for the rest of your life, fintech और AI, दोनों में से किसको चूज करेंगे? हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो शायद मैं एआई पे जाऊंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो या एआई। Okay. Now, what's the funniest mistake you've ever made during a digital transformation project? ओके, तो उसमें ये अज्यूम करना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे मैंने बोला उसमें डेटा चाहिए होता है और डेटा ठीक से होगा, नहीं होता है। दैट इज द हार्श रियलिटी। बड़ी बड़ी फर्म्स में मैं गया हूँ, बहुत जगह ये क्या करने की कोशिश की है, और समझ में है कि उनके यहाँ कुछ 300 सिस्टम थे। तो मैं जहाँ जिस एम्बिशियस गोल से गया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, यू नो, ऐसा डेटा, तो वहां पर फिर समझ में आया नहीं, अभी कुछ और प्रॉब्लम है, पहले हमें डेटा कंसोलिडेट करने का है। तो वो शायद एक बड़ी लर्निंग रही जो मैं बोलूंगा। Okay, so if you could create a metaverse avatar of yourself, what would it look like? हमें अभी भी आप, वैसे देखा जाए रक्तिम जी, तो आप AI के avatar ही लगते हैं देखने से। So if metaverse avatar आप कैसा बनाना चाहेंगे? कुछ मूवी इंडस्ट्री में जाऊंगा फिर। हाँ, और फिर वहां पर कुछ अच्छी सी मूवीज बनाऊंगा। Okay. What's the craziest AI prediction you've ever heard? And it has come true also. आई थिंक कि मेरे ख्याल से जब बोलूँगा जनरेटिव एआई का वो वीडियो बनाना और डिफरेंट लैंग्वेजेस में वीडियोस बनाना, और जो बोलते हैं चुटकी में बनाने देना, तो वो चीज़। और जो मैं चीज़ का मैं बोलूँगा अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, तो राशि जी हमारा इंडियन कल्चर बहुत रिच है, बहुत सारी बातें हमारे जो बोलूँ कल्चर में की गई हैं, हम कई बार उसे रिलेट नहीं कर पाए हैं। अभी मुझे लगता है वो सब चीज़ें ट्रू थी, हमें भले ही लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं पॉसिबल, पर वो चीज़ें अभी हमें शायद देखनी होंगी, क्योंकि वो एआई से और वेरियस टेक्नोलॉजी से वो चीज़ें ट्रू होंगी, जो एक काल्पनिक जो दुनिया बोलते हैं, तो हाँ वो करना। So you've also been a TEDx speaker. क्या फनी एक चीज एक्सपीरियंस की थी आपने टेड पे जाके? हाँ, जब आप कुछ एक पॉइंट बोल रहे हो और मैंने कुछ उसमें
कुछ फनी सी चीज डाली थी उसमें, एंड लोग को नहीं समझ में आया था क्योंकि आई वेंट देयर एज अ टेक्नोलॉजी स्पीकर एंड पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट जोक, देन आई हैव टू सॉर्ट ऑफ टेल देम या दिस वाज अ जोक, देन दे रियलाइज ओ इट वाज अ जोक. तो एंड आई गॉट द फीडबैक दैट आई शुड डू स्टैंड अप कॉमेडी आल्सो. So I said no, that doesn't fit, but that's what people told me. Wonderful. Okay, so if you could have any one superpower to promote social good, what would it be? तो अभी बहुत सारी चीजें जैसे मैंने बोला, एक तो पीपल हु आर डीलिंग विद स्पेशल नो हैव स्पेशल एबिलिटीज, उनके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं विद टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं. और इसी टाइप से अभी जो कि हम एआई और बहुत सारी चीजें बात कर रहे हैं, पर उससे इन्वायरमेंट भी डैमेज हो रहा है. स्पेस हमने एक्सप्लोर नहीं किया है. बहुत सारी चीजें हैं. इंटरनेट रियली में भी हर एक के पास नहीं पहुंच रहा है. ये सब चीजें पहुंचेंगी तो मेरा सबसे बड़ा जो थिंकिंग है कि टेक्नोलॉजी हर किसी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे देता है. हर कोई बराबर रहता है. फिर उसके बाद आप जितना सोच सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, आपको फल वैसा मिलेगा. और एक एआई के साथ में एक और चीज जो मैं सोचा करता हूं, जैसे मैंने बोला, मुझे ये कई बार देखता हूँ, आपने भी देखा होगा, बहुत बहुत बड़ी मूवीज बनती हैं बिग बजट की, और वो पहले दिन पे फेल हो जाती हैं. वो मैं हमेशा सरप्राइज देता हूँ, यार इतना पैसा था, उन्होंने कैसे नहीं चेक किया कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतना पैसा लगाया और पहले दिन फेलियर. तो ये क्या मिस हो रहा है? तो कहीं आप पूछेगा, मैं उसको भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा कि वो लोग क्या चेक नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंस होता है या क्या होता है. क्योंकि एज ए से आई ऑफ कोर्स लव मूवीज, बट समटाइम यू फील बैड कि अरे ये क्या इस एक्टर ने ऐसी मूवी बनाई. तो शायद एआई के थ्रू क्या हम वो कुछ कर सकते हैं. हाँ, उसमें इतनी ग्राफिक्स डाला, इतना टेक्नोलॉजी डाला, और फिर भी वो और बड़े बड़े स्टार कास्ट रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस भी है, और वो मूवी मतलब 2 साल से बन रही थी और 2 दिन में फेल. आई एम लाइक ये कैसे हो सकता है? तो okay. You want to take workshops, or if you want to just speak to him, understand, आपको कोई टर्म समझ नहीं आ रहा है, इतने बड़े टेक्नोलॉजी के गुरु हैं, फिर भी वो हेल्प लेते हैं हमें, और हमें उनसे हेल्प मिल जाती है टू मेक हिज पॉडकास्ट. तो रক্তিम जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स है कि आप आए. थैंक्स राशि जी, इट वाज माय प्लेजर एंड ऑनर टू बी हियर.